फ़ोन साइलेंट कर लीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ क्या है कि हम लोग पहले एक ओवरव्यू देखेंगे इस चैप्टर का, स्टार्टिंग से लेके पूरा मैटर मैं पहले एक बार रखूँगा आपके पास। अगर मान लीजिए मेरे समझाने के समय कोई पॉइंट में डाउट आ जाए तो पहले एक बार हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपना डिस्कशन, उसके बाद फिर आपके मन में जो डाउट होगा मेरे कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा, हम एक एक पॉइंट करके फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है हम लोगों का नाम लिखे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। बोर्ड पे जो भी चीज़ लिखी है हम लोग इसमें जाएंगे थोड़ा बाद में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल वर्ड है। फ्लो का मतलब होता है, दो मतलब हो सकता है, या तो आपका इनफ्लो हो सकता है ना, और या फिर आपका आउटफ्लो हो सकता है। मतलब किसी भी चीज़ का या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। हम लोग किस क्लास में, फिनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फिनांस की दुनिया में जो फ्लो होता है, इनफ्लो या आउटफ्लो, वो हम लोग किस टर्म में यहाँ कंसिडर करेंगे, मनी के टर्म में। मतलब या तो कैश या फंड कंपनी के पास आएगा या फिर कैश या फंड कंपनी के पास से जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे, दो फ्लो का बात करेंगे। एक हम लोगों का फ्लो हो सकता है किसका, कैश का, और एक हम लोगों का फ्लो हो सकता है किसका, फंड का। आपके मन में एक बात आएगी कि सर कैश और फंड दोनों तो सेम चीज है। ऐसा नहीं है, कैश जो है ना उसका एरिया लिमिटेड होता है, ठीक है, और फंड जो है इसका एरिया ब्रॉड होता है, बड़ा एरिया है। और कैश का एरिया जो है वो हम लोगों का लिमिटेड होता है। जब हम लोग फंड की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और जब सिर्फ कैश की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ कैश और बैंक की चीजें ही कंसिडर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो फ्लो किसका, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, कैश का और फंड का। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग है शीट ऑफ पेपर। मतलब एक ऐसा जगह जहां पर हम लोग बनाकर ये निकालते हैं कि हमारे पास कितना इनफ्लो आया कैश या फंड का और कितना आउटफ्लो गया कैश या फंड का, वो हम लोगों का हो जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग कैश वाले एरिया में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसके लिए अलग एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। दरअसल इन दोनों के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी और फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी एक फॉर्मेट है। कैश फ्लो के लिए भी एक फॉर्मेट है और फंड फ्लो के लिए भी एक फॉर्मेट है। फंड फ्लो वाला अभी हम लोग लिखे हैं, देखेंगे, और कैश फ्लो वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में प्रेस्क्राइब्ड है, वो जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब हम लोग कैश फ्लो वाला फॉर्मेट देखेंगे। और अगर एक बात आपको बताएं, कॉमन बात, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अलग है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अलग है। लेकिन जब इन दोनों के फॉर्मेट से हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने के लिए वर्किंग्स करेंगे तो वर्किंग्स में जब आप देखोगे तो वर्किंग्स आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट का सेम मिलेगा। वर्किंग मतलब जैसे क्लास 11 का कोई बच्चा है मान लो और उसमें भी फंड फ्लो स्टेटमेंट है, तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, 11-12 में ये जो फॉर्मेट आप बोर्ड पे देख रहे हो ना, इसका आइटम सम्स में जनरली दिया रहेगा। वो लोग सिर्फ सम से उठाएगा, फॉर्मेट में पुट करेगा और उसका सम्स बन जाएगा। लेकिन आप जैसे बीकॉम में 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हो और 6 सेमेस्टर के लिए यही चैप्टर देगा, तो इतना इजी थोड़ा ही देगा थाली में परोस के कि बस सम से फिगर उठाओ, पुट करो और फॉर्मेट में बिठाओ और सम्स कंप्लीट कर दो, ऐसा देगा नहीं। वो लोग क्या करेगा, कुछ उसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बनाएगा। उस कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ वर्किंग्स। तो मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ कि तुम चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ या फिर तुम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, दोनों का मेन फॉर्मेट क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब हम लोग उसके वर्किंग्स करने के लिए जाएंगे तो उसका वर्किंग्स तुम देखोगे ना, दोनों का क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, अब मन में अगर अभी डाउट हो रहा हो तो तुम फंड फ्लो के बाद जब कैश फ्लो वाला चैप्टर देखोगे तुम खुद ही बोलोगे कि हाँ ये सारा वर्किंग्स तो हम लोग फंड फ्लो में भी करते थे और वही सारा वर्किंग हमको कैश फ्लो में भी करना पड़ रहा है। अब क्लियर है मैटर? ओके, अभी क्या है कि हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहां कहां से कंपनी का इनफ्लो आ रहा है, मतलब पैसे कहां कहां से आ रहे हैं और
कहाँ कहाँ कंपनी का वो पैसा जा रहा है, मतलब आउटफ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है, उसके लिए जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हमने यहाँ पर लिखी है। तुम एक बार फॉर्मेट को देखो, मैं एक एक लाइन करके बताता हूँ, तुमको लगेगा कि हाँ ये सारा चीज बहुत सिंपल वे में है और इजी है, वो हमको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ से कंपनी के पास पैसा आता है और यहाँ पर कंपनी के पास पैसा जाता है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेट का एक एक वर्ड देखते हैं। सबसे पहले जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो कंपनी का नाम लिख देंगे, जो भी सम्स में रहेगा, जैसे हमने लिख दिया श्रीराम लिमिटेड, धार्मिक आदमी है, ठीक है। उसके बाद लिख दिया फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2024, वो सम्स में डेट दिया रहेगा। सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस का मतलब होता है आना, तो जितना भी इनफ्लो है वो हम लोग दिखाएंगे किस साइड में, सोर्सेस वाले साइड में। अब देखिए फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये आप लोग पढ़ते हुए आए हो, 11-12 में भी पढ़े थे, 5th सेमेस्टर में भी था, शायद पढ़े होंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या इंडिकेट करता है, कंपनी जब शेयर इश्यू करती है मार्केट में, फंड कंपनी के पास आता है, ठीक है, पब्लिक खरीदता है शेयर्स और पैसे देता है। इश्यू ऑफ शेयर क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास फंड आ रहा है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि हम कंपनी के रूप में सोच रहे हैं, शेयर इश्यू करेंगे, पब्लिक को बेचेंगे, हमारे पास वहां से पैसा आएगा। तो इश्यू ऑफ शेयर में हमारे पास पैसा आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। आप लोग पढ़े थे 100 रुपए का शेयर है, 120 में इशू हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इशू एट ए प्रीमियम। तो अगर प्रीमियम भी है तो प्रीमियम को जोड़ के लेना है। और 100 रुपए का शेयर है, 90 में इशू हुआ, जबकि रूल अब है कि डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता, फिर भी ध्यान में रखेंगे कि 100 रुपए का शेयर है, 90 में इशू हुआ, तो 10 रुपया कम मिल रहा है, तो डिस्काउंट काट के हम लोग वैल्यू यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, सेम दूसरा पॉइंट लिखा है इशू ऑफ डिवेंचर, कंपनी डिवेंचर भी इशू करती है, इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, डिवेंचर इशू होगा तो भी कंपनी के पास फंड आता है, इनफ्लो में दिखा दिए। लोन टेकन, कंपनी ने लोन ले लिया। देखो क्लास 11 में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो लोन वगैरह को क्या सोचते थे कि लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी सोच के ना फीलिंग आता था वो लाइबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है। एसेट अच्छा चीज है, ऐसा हम लोग सोचते थे क्लास 11 में। लेकिन अभी थॉट बदल जाएगा आपका, क्या बदल जाएगा, अरे लोन लिए हैं तो पहले तो फंड आया है ना, और बड़ा बड़ा कंपनी तो 1000-2000 करोड़ का लोन ले लेता है, तो पहले लोन लिया है, व्यवसाय करेगा, कमाएगा उससे अच्छा खासा, फिर चुका देगा, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो मेरी बात। तो लोन लेना, लोन में फंसना आम आदमी के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिजनेस को फैलाती है वो ज्यादातर लोन लेके ही फैलाती है, समझ रहे हैं। तो लोन अगर लिया जा रहा है तो कंपनी के पास अभी फंड आ रहा है। इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है कंपनी, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है। डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है। एक पॉइंट में यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे आपके मन में ये आ सकता है कि अभी हम लोग स्टॉक मार्केट ज्यादा सुनते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाता है ना उसको कंपनी से डिविडेंड मिलता है, तो मन में ये आ जाएगा कि कंपनी तो डिविडेंड देता है, तो कंपनी को यहाँ डिविडेंड कैसे रिसीव हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्लियर पॉइंट है, जैसे एक कंपनी है, ऐसा थोड़ी कि तुम ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो कंपनी भी दूसरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो अगर वो कंपनी किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करके रखी है तो उस दूसरे कंपनी से तो उसको डिविडेंड मिलेगा ही, तो वो उसके लिए क्या होगा, इनफ्लो होगा। मतलब वो कंपनी डिविडेंड पे भी कर सकती है और दूसरे जगह अगर इन्वेस्ट करके रखी है तो वहां से डिविडेंड रिसीव भी कर सकती है। तो अगर रिसीव करेगी तो हम लोग डिविडेंड रिसीव यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, कंपनी अगर कोई एसेट बेचा, ये सब तो सिंपल पॉइंट है, एसेट बेचेगा पैसा आएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो पैसा आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद 2 पॉइंट और है, डिक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल और एक है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो व्यवसाय तुम चला रहे हो, जो तुम्हारा डेली का एक्टिविटी है, वहां से कितना फंड आ रहा है, तो उसको हम लोग लेते हैं किसमें, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है डिक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल, मतलब कंपनी का वर्किंग कैपिटल अगर घटता है तो भी उसके पास फंड आता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि बाकी तो सब पॉइंट जैसे पढ़ के ही लग रहा है कि हाँ इससे पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा, ये वाला पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल घटे
तो कैसे उसके पास फंड आएगा। ये पॉइंट मैं क्लियर करूंगा एप्लीकेशन पढ़ने के बाद, ठीक है। अब एप्लीकेशन में देखिए, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी फंड तुम्हारे पास आया उस फंड को तुम कहां कहां यूज कर रहे हो। जैसे एक साल में एक कंपनी के पास 100 करोड़ रुपया आया, तो आखिर वो 100 करोड़ रुपया कहीं खर्च भी तो किया होगा, यूज भी तो किया होगा। कंपनी को ये मैनेज करके चलना पड़ता है। आप व्यवसायी हैं, आप देखते हैं 1000 रुपया का भी हिसाब रहता है, तो आप कैसे भी कैसे लिखते हैं कि 1000 रुपया का ये माल लिए, इसको इतना बेचें तो इतना आया, और आने के बाद हम कहाँ कहाँ खर्चा किए। अगर वो हिसाब आप नहीं रख रहे हैं तो आप एक बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, समझ रहे हैं। इसलिए हर चीज का, हर पैसे का हिसाब होना जरूरी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास क्या है, 100 200 500 1000 करोड़ आ रहा है, जितना भी फंड आया एक साइड में लिख दिया, लेकिन वो 1000 करोड़ को अब एक साल में कहाँ कहाँ यूज किया ये भी तो क्लियर करना होगा, और पूरा 1000 करोड़ का हिसाब होना चाहिए। तो अब उस कंपनी ने कहाँ कहाँ उस पैसे को यूज किया वही वो दिखाता है किसमें, एप्लीकेशन ऑफ फंड में, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में देखिए, ठीक उस साइड का उल्टा चीज आपको यहां मिलेगा। जैसे पहला पॉइंट लिखे हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, ठीक है। रिडेम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो पब्लिक से पैसा लेती है और शेयर दे देती है। और रिडेम्पशन क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी बोलती है कि हम आपका पैसा लौटा दे रहे हैं, अब आपका शेयर्स ले लेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन। और रिडेम्पशन के केस में क्या होता है कि कंपनी अपना पैसा लौटाती है, क्लियर है। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन चुकाया तो पैसा जाएगा, इंटरेस्ट पेड कर रहा है कंपनी तो पैसा जाएगा, डिविडेंड पेड कर रहा है तो पैसा जाएगा। डिविडेंड दो तरीके का होता है, इंटरिम डिविडेंड और प्रोपोज डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड और प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी, वहां पर इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। टैक्स कंपनी पे कर रहा है तो पैसा जाएगा, फिक्स एसेट्स खरीदा है पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो पैसा जाएगा, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ था तो उधर लिखे थे, तो अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा। और लास्ट में लिखे फंड यूज्ड इन ऑपरेशन, तुम जो व्यवसाय करते हो डेली का काम, उसको बोलते हैं ऑपरेशन चल रहा है बिजनेस का, तो वहां से तो तुम्हारे पास पैसा आ सकता है, किसी किसी महीना में नहीं आता है, उल्टा हम ही लोग का लग जाता है, होता है ना व्यवसाय में। तो ये वाला चीज अगर है, फंड यूज्ड हो जा रहा है, लग जा रहा है, तो उसको हम लोग इधर ले लेते हैं फंड यूज्ड इन ऑपरेशन, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों का दोनों साइड टोटल क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, क्योंकि एक साल के अंदर आपके पास जितना पैसा आया, आपने पूरे पैसे वो कहाँ कहाँ यूज किया वो टोटल इधर है। तो अगर 1000 करोड़ आया तो 1000 करोड़ यूज भी हुआ होगा, और ये दिखाने के बाद आपका ये दोनों साइड क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों का ये दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए, कुछ लोगों के मन में एक बात तुरंत आ जाती है, वो मतलब बैलेंस शीट की तरह है, बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में फर्क होता है। किसी भी कंपनी के लिए बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है। बना ले तो अच्छी बात है, और बनाना ही चाहिए, क्योंकि हिसाब तो रहेगा ना भाई। लेकिन ऐसा कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि तुमको बना के दिखाना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस शीट जो है वो कंपलसरी है। अगर आप कंपनी बिजनेस चलाते हैं तो आपको अपना बैलेंस शीट हर साल का बनाकर शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, जिस पॉइंट पे हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जैसे अगर वर्किंग कैपिटल घटेगा तो कैसे फंड आएगा हमारे पास, या यहां पर लिखे हैं वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, अगर वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है तो हमारा फंड कैसे यूज होता है, वो थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं पॉइंट वाइज देख के। इसके लिए आपको एक केस दिखाते हैं, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है छोटा सा। एक पॉइंट ले लेते हैं, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, याद होगा शायद, CA माइनस CL, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारा करंट एसेट्स है 1 लाख रुपए का माइनस, और करंट लायबिलिटीज मान लेते हैं 40,000 रुपए की, ठीक है। तो
तो हमारा वर्किंग कैपिटल कितना आएगा? 60,000। क्लियर है? ओके। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इसको हम दो केस में कन्वर्ट करते हैं। एक लिखते हैं केस 1, ठीक है। यहां पर क्या वर्ड यूज किए हैं? डिक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल, मतलब हमको वर्किंग कैपिटल को घटाना है। तुम एक बार देखो यहां पर बोर्ड पे देखो, वर्किंग कैपिटल को हमको घटाना है, मतलब ये 60,000 रुपए को घटाना है। तो ये 60,000 रुपए को घटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? करंट एसेट्स को अगर घटा दें, 1 लाख रुपए को अगर घटा दें तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी घट जाएगा। जैसे मान लो 1 लाख की जगह करंट एसेट्स कितना हो गया है? 90,000, और करंट लायबिलिटीज उतना ही है 40,000, तो ये कितना हो जाएगा माइनस करके? 50,000 हुआ। रिजल्ट क्या है देखो कि अगर करंट एसेट्स घटेगा तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी घटेगा। दिख रहा है यहाँ से 60 से कितना हो गया? 50, ठीक है। और करंट एसेट जो हम लोगों का घट रहा है, करंट एसेट्स में आइटम क्या होता है? एक आइटम आपको बताते हैं करंट एसेट्स का, इन्वेंट्री, स्टॉक करंट एसेट्स का आइटम है। करंट एसेट्स घट रहा है तो करंट एसेट्स में तो बहुत सारा आइटम होगा, मान लेते हैं स्टॉक होगा, स्टॉक घट गया होगा, तो स्टॉक के घटने के कारण हमारा वर्किंग कैपिटल भी क्या हो रहा है? घट रहा है। और स्टॉक घटा क्यों होगा? क्योंकि तुम माल निकाल के बेचे होगे, और माल निकाल के बेचे होगे तो तुम्हारे पास पैसा आया होगा, आया होगा कि नहीं? तो इसीलिए उसको हम लोग किस में दिखा रहे हैं? सोर्सेस में, इनफ्लो में। अगर आपका मैटर क्लियर नहीं हुआ, हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। करंट एसेट्स घट रहा है, मतलब वर्किंग कैपिटल को घटाने के लिए करंट एसेट्स क्या होगा? घटेगा। करंट एसेट्स घट रहा है, करंट एसेट्स के घटने का कारण ये भी हो सकता है कि मेरा डेटर घटा हो। डेटर भी करंट एसेट्स का आइटम होता है, मैंने कस्टमर, ठीक है। कस्टमर ही मेरा 1 लाख का होगा मान लो, और 1 लाख से अब वो कितने का हो गया? 90,000 का। तुम सोचो कि 1 लाख का पार्टी था तुम्हारा, अब उसके पास बैलेंस है 90,000, इसका मतलब 10,000 वो तुमको पैसा दिया, तभी ना उसका बैलेंस घटा, है कि नहीं? तो करंट एसेट्स घटने का मतलब है कि हो सकता है आपका डेटर घटा होगा, और आपका डेटर कब घटा होगा? जब वो तुमको पैसा दिया होगा। इसीलिए जब वर्किंग कैपिटल घटता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों के पास पैसा आया होगा, और आया होगा तो कहाँ दिखाएंगे? इनफ्लो में। इनफ्लो मतलब सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है। इसका एक दूसरा इफेक्ट भी हो सकता है। अगर मान लो, जैसे मान लो किसी के मन में आ गया कि सर मान लीजिए करंट एसेट्स 1 ही लाख है, करंट लायबिलिटीज मेरा चेंज हो जाए। जैसे करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ जाएगा ना, तो भी वर्किंग कैपिटल घट जाएगा। देख लो, हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट्स को यहाँ केस 2 बना के लिख देते हैं, ठीक है। करंट एसेट्स को सेम रखते हैं 1 लाख, और इस बार करंट एसेट्स को नहीं घटा रहे, करंट लायबिलिटीज को बढ़ाते हैं। 40,000 से करंट लायबिलिटीज को बढ़ा के कर दे रहे हैं 50,000, ठीक है। तो मेरा वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 50,000। मतलब देख रहे हो, करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ता है, जैसे करंट लायबिलिटीज को यहाँ क्या किए? बढ़ा दिए, 40 से कितना कर दिए? 50, तो वर्किंग कैपिटल 60 से कितना हो गया? 50। मतलब अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो भी वर्किंग कैपिटल तुम्हारा घटेगा, समझे? और घटेगा तो तुम्हारे पास पैसा आएगा। आप सोच के देख लो, करंट लायबिलिटीज में तुम्हारा आइटम होता है क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिसको पैसा देना है। तुम क्या किए? पहले 40,000 का क्रेडिटर था, अब तुम क्या किए? 50,000 का क्रेडिटर कर दिए, मतलब 10,000 रुपया उसका और रोक लिए हो, तभी ना उसका बैलेंस बढ़ा। माल खरीद लिए 10,000 का, पैसा नहीं दिए, तो पहले पार्टी का 40,000 बाकी था, अब पार्टी का कितना बाकी है? 50,000। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि तुम पार्टी का पैसा रोक के रखे हो, मतलब फंड तुम्हारे पास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? इसलिए जब करंट लायबिलिटीज हम लोगों का बढ़ता है ना, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? घटता है। और हम लोग इनडायरेक्टली समझते हैं कि मेरे पास पैसा क्या हुआ होगा? आया होगा, और इसलिए हम लोग उसको किधर दिखाते हैं? सोर्सेस वाले साइड, ठीक है। और इसका एकदम वाइसी वर्सा इफेक्ट होगा कब? जब वर्किंग कैपिटल तुम्हारा बढ़ेगा। वर्किंग कैपिटल बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? तुम्हारा करंट एसेट्स बढ़ गया हो। करंट सिंपल है ना, सोच के देखो, तुम करंट एसेट्स को क्या करो? बढ़ा दो। केस 3 लिख देते हैं,
1 लाख का है ना, 1,20,000 कर दो और लाइबिलिटी उतना ही रहने दो 40,000। अगर तुम्हारा करंट एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है, 80,000 दिख रहा है। ओरिजिनल कितना था, 60, अभी कितना है, 80। मतलब करंट एसेट्स के बढ़ने के कारण तुम्हारा वर्किंग कैपिटल भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। करंट एसेट्स को अगर हम बढ़ाते हैं तो वर्किंग कैपिटल भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना। और करंट एसेट्स मेरा कब बढ़ा होगा, करंट एसेट्स बढ़ने का कारण है कि हो सकता है कि मेरा स्टॉक बढ़ गया हो, और स्टॉक बढ़ गया मतलब क्या है, माल खरीद कर लाए, माल बढ़ गया, लेकिन बेच तो नहीं रहे हो, तो तुम्हारे पास पैसा थोड़ी आ रहा है, तुम्हारा पैसा क्या हो रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है, मतलब पैसा जा रहा है। तो जब वर्किंग कैपिटल बढ़ता है ना तो मेरा पैसा क्या होता है, जाता है। इसलिए हम लोग उसको किस साइड दिखाते हैं, आउटफ्लो में, एप्लीकेशन वाले साइड में, इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल। या मान लीजिए आपका करंट एसेट्स में डेटर है, डेटर बढ़ गया, पहले पार्टी 1 लाख का था, पार्टी हो गया 1,20,000 का। इसका मतलब क्या है कि तुमसे 20,000 का माल खरीदा और पैसा नहीं दिया, तो तुम्हारा पैसा क्या हो रहा है पता है, दूसरे के पास ब्लॉक हो रहा है। समझ रहे हैं, फंड तुम्हारा दूसरे के पास जा रहा है। इसलिए क्या होता है, जब करंट एसेट बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ता है, और साथ ही साथ मेरा फंड दूसरे के पास जाकर ब्लॉक हो जाता है। इसलिए हम लोग जब इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल आता है तो उसको किधर दिखाते हैं, एप्लीकेशन वाले साइड में, कि मेरे पास से पैसा गया हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाके इसको समझ, लेकिन रियल में क्या है, आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा सम्स करने के समय। स्टेटमेंट कैसे बनेगा, एक पिछले साल का डेटा रहेगा, एक इस साल का डेटा रहेगा, दोनों डेटा को लेकर हम लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। अब मान लो पिछले साल का वर्किंग कैपिटल आया 80,000, इस साल का वर्किंग कैपिटल आया 90,000, तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि 10,000 रुपया वर्किंग कैपिटल बढ़ा है। तो बढ़ा है मतलब हम लोग इधर लिख देंगे इंक्रीजमेंट इन वर्किंग। तो हम लोगों को एक स्टेटमेंट बनाकर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए पिछले साल का वर्किंग कैपिटल आया 60,000, इस साल का वर्किंग कैपिटल निकालने आया 55,000, दिख जाएगा कि 5,000 से वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है, घटा है। घटा है तो हम लोग किधर दिखा देंगे, डिक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल सोर्सेज ऑफ फंड में, कि हमारे पास पैसा आया होगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट, मतलब ये तो एक फॉर्मेट है, फाइनल फॉर्मेट, लेकिन इसके पहले आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट में निकालना पड़ेगा कि तुम्हारा वर्किंग कैपिटल पिछले साल से बढ़ा है या तुम्हारा वर्किंग कैपिटल पिछले साल से घटा है। ठीक है, ओके। और फॉर्मेट के बाद जो एक बात मैंने कही अभी, जैसे क्लास 11 का होता तो सारा आइटम दिया रहता, हम लोग धड़ाधड़ पुट कर देते हैं, लेकिन अभी 6th सेमेस्टर में क्या होगा, हम लोगों को ये फाइनल फॉर्मेट बनाने से पहले कुछ वर्किंग करना पड़ेगा, और उस वर्किंग में हम लोगों को निकालना पड़ेगा एक एक आइटम, और वो निकालने के बाद तब हम लोग ये फाइनल फॉर्मेट बना के अपना सम्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मन में आएगा कि जो वर्किंग करेंगे उसमें क्या क्या कैलकुलेशन होगा, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो मैं यहां लिख देता हूं, पॉइंट टू बी कंसीडर्ड, पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, या सम्स पढ़ने के समय हम लोग किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे कि हमको इसका वर्किंग करना पड़ सकता है। ठीक है, नंबर 1, सम्स में इक्विटी शेयर कैपिटल दिखेगा तो उसको ध्यान में रखोगे। आप बोलोगे इक्विटी शेयर कैपिटल को ध्यान में रख के क्या मिलेगा, तो देखो शेयर्स जो है ना वो आपका इशू भी हो सकता है, रिडीम भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो जब हम उस पॉइंट को केयरफुली देखेंगे कि इसके साथ क्या हुआ, तभी समझ पाएंगे कि ये इशू हुआ है या रिडीम हुआ है। आप बोलोगे वो अभी कैसे समझेंगे, तो जब हम लोग सम्स में जाएंगे तो हम उस पॉइंट के ऊपर आपको बताएंगे कैसे समझा जाएगा कि इशू हुआ है या रिडीम हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को किन किन बातों को पहले ध्यान में ले लेना होगा, उसके बाद उस फॉर्मेट में जाना होगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, या मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसका भी इशू या रिडेम्पशन हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर है तो डिवेंचर का भी इशू या रिडेम्पशन हो सकता है।
लोन को भी हम लोग देखेंगे कि लोन लिया है या लोन का पेमेंट हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिजर्व का आइटम भी देखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस जिसको बोलते हैं। कंपनी का रिजर्व अगर बढ़ा है या घटा है उसका असर भी फंड के ऊपर पड़ता है। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट अगर रहेगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि कंपनी डिविडेंड पेड किया है कितना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट को बनाकर हम लोग देखेंगे कि कंपनी कितना टैक्स पे किया है। एसेट साइड में आओगे तो आपको फिक्स एसेट्स मिलेगा जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह रहता है, वो देखना होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट खरीदा है या बेचा है। फिक्टिशियस एसेट्स, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है सम्स में तो उसको भी देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ राइट ऑफ तो नहीं किया। इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स अगर है सम्स में, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, तो गुडविल या पेटेंट में कोई चेंजेस हुआ है वो भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग एक बनाते हैं इसमें एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर ही हम लोग निकालते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो लास्ट पॉइंट है ना मेन फॉर्मेट में दिख रहा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड यूज्ड इन ऑपरेशन, ये भी आपको हर सम्स में निकालना होगा। और ये निकालने के लिए हम लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो कौन सा अकाउंट होगा? एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं किस लिए, यूज टू फाइंड आउट, यूज टू फाइंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी निकल सकता है, फंड यूज्ड इन ऑपरेशन भी निकल सकता है। और जो स्टार्टिंग में आपको बोले वो तो बनाना ही पड़ेगा हर सम्स में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, कि आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा है या घटा है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये हम लोगों को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये 13 पॉइंट्स कंसीडर करना होगा, सम्स को पढ़ के केयरफुली, फिर ये फाइनल फॉर्मेट में आना पड़ेगा। ठीक है, अभी मन में ये आएगा कि ये तो बहुत ज़्यादा वर्किंग हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन करेंगे फिर इतना बड़ा फॉर्मेट। तो सम्स जब दिया जाता है ना तो वो ध्यान में रखा जाता है कि इतना ज़्यादा लंबा ना दे दिया जाए। वैसे क्वेश्चन 15 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखा जाता है कि इतना नहीं दिया जाए, 5-6 वर्किंग दिया जाए, इसमें से 5-6 पॉइंट्स रहेगा कम से कम। लास्ट वाला तो करना ही होगा, मतलब 12 और 13 तो रहेगा ही हर सम्स में। ऊपर में से कोई 4-5 एडजस्टमेंट रहेगा जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे, और उसके बाद फाइनल वर्किंग करने के बाद फाइनल फॉर्मेट में हर आइटम को पुट करके अकाउंट क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, एक बार आप इसको पूरा लिख लीजिए। मन में अब कोई डाउट हो किसी पॉइंट से रिलेटेड तो एक बार पूछिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देख लीजिए।